अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमा कि आया 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में सिविलियंस के जो ट्रायल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस मुकदमे की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज तीसरे रोज़ की प्रोसीडिंग्स हुई और काफ़ी तफसीलन मामलात सारे चले। आज के दिन में जो मामलात हुए और इस मुकदमे के हवाले से जो आज डेवलपमेंट हुई उसको डिस्कस करने के लिए आज हम बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को भी बड़ा क्लोजली देखते हैं असद जमाल साहब। असद जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। सर असद साहब, आज मेरी नज़र में 3 अहम चीज़ें हुई। एक तो सबसे आखिर में जो अहम चीज़ हुई वो ये था कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें उम्मीद है, अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि जब तक इस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोई मिलिट्री ट्रायल जो है उस पर कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स या कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा या ट्रायल नहीं होगा। एक ये अहम चीज़। दूसरी, जब सलमान राजा साहब की कंटेंशन के ऊपर जब ये कहा गया कि जो 102 लोग जो कहा गया है, जो फिगर अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से दिया गया है कि ये फ़ौज की पास हैं, ये लोग 102 के करीब, इन लोगों को उनके अहल खाना से या उनके वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो उनकी फैमिलीज़ को उन तक रसाई दी जाए और वकला को मिलने का मौका दिया जाए। और तीसरी जो अहम चीज़ हुई वो आज शुरू में हुई जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस वसूल हुई हैं कि मैं एतराज़ उठाऊं इस बेंच में मंसूर अली शाह साहब की मौजूदगी का, कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा ना हो, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया। तो 1 बाय 1 इन 3 चीज़ों और फिर जो डिटेल में जो आज आर्गू किया वो सलमान अकरम राजा साहब ने किया। तो इन चारों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो एक तरह से इंटरम इंजंक्शन इसको या इंटरम ऑर्डर हम कह सकेंगे कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई ट्रायल नहीं चलेगा जब तक ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं हो सकती। जी हाँ, देखिए सलमान, ये आपने जो 3 नुकात उठाए हैं कि आज की प्रोसीडिंग्स का जो लुबे लुबाब है या हासिल हुसूल है, उसमें उनके दरमियान आपने ये जिक्र कर दिया सलमान अकरम राजा साहब के जो दलाइल थे वो तकरीबन 3.5 या 4 घंटे के करीब जारी रहे। तो आखिरी जो ऑर्डर आया है, मैं ये समझता हूँ आज तीसरे दिन की प्रोसीडिंग्स के इख्तिताम पर, वो जो बात कही गई चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम ये तवक्को करते हैं कि जिन लोगों की आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है उनके केसेस को प्रोसीड नहीं किया जाएगा। ये बात अटॉर्नी जनरल के मौजूदगी में रोस्टम पर ये बात कही गई है और उन्होंने उसके खिलाफ आर्ग्यू करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। लिहाजा इफ़ेक्टिवली ये एक तरह का इंटरिम ऑर्डर है, स्टे ग्रांट कर दिया गया है अगेंस्ट द प्रोसीडिंग्स इफेक्टिवली। आई डोंट नो वेदर द कोर्ट इज गोइंग टू राइट दिस इन द ऑर्डर व्हिच दे विल इशू at the end of the proceedings, but मेरा ख्याल है कि इसका असर यही है कि अब जब तक कि ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस केस की, ये इसमें मज़ीद कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती आर्मी एक्ट के तहत। एक तो ये बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात है। दूसरा जो नुक्ता साथ ही आखिर में ज़ेर बहस आया वो भी सलमान अकरम राजा साहब की बहस के ही नतीजे में आया है जी। और उसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया था टुवर्ड द एंड ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स दैट all those detainees who have been taken away by the military authorities, they have not been allowed to meet their families or their lawyers. तो ये बड़ी अहम बात है, ये पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी भी है। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि वो भी इस सिलसिले में तवक्को करते हैं कि ये मुलाकात होनी चाहिए और अटॉर्नी जनरल ने उनको अश्योरेंस भी दी है। सो मेरा ख्याल है कि आज के दिन की जो प्रोसीडिंग हुई है वो बहुत अहम है और ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटीज़ हैं पाकिस्तानी आइन में, उसके तनाजुर में देखा जाए तो बहुत ही अहम है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ विन फॉर दोज हु केयर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स
इन पाकिस्तान। बिल्कुल। तीसरी अहम बात जो आपने की कि जो आज की प्रोसीडिंग्स के आगाज ही में जो मामला पेश आया वो ये कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने ये एतराज़ उठाया कि सैयद मंसूर अली शाह साहब जो बेंच का हिस्सा थे उन्हें बेंच पर नहीं बैठना चाहिए, और इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि चूंकि एक पिटिशनर जो हैं, जो बहुत सारी पिटीशंस हैं, उनमें से एक पिटीशन के जो पिटिशनर हैं वो साबिक सुप्रीम कोर्ट जज जवाद ख्वाजा साहब की है, साबिक चीफ जस्टिस भी, चाहे वो 2-3 हफ्ते के लिए ही रहे, लेकिन वो बहुत उनका अहम रोल रहा चौधरी कोर्ट में भी और उसके बाद भी। तो मेरा ख्याल है कि अब हुआ क्या कि यानी इस बुनियाद पर ये एतराज उठाया गया है। अच्छा, इससे पहले सर जब ये मुकदमा शुरू हुआ था तो मैं उस तरफ आ रहा हूँ। एतराज इसलिए उठाया गया है कि वो जवाद ख्वाजा साहब के रिश्तेदार हैं। ये बात उस दिन पहली दिन की प्रोसीडिंग में तो नहीं सामने आई थी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने ये पूछा था कि किसी को मेरे इस बेंच पर मौजूद होने का पर एतराज तो नहीं है, और उस वक्त मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल ने ये एतराज नहीं उठाया बल्कि एक्सेप्ट किया कि कोई मसला नहीं है। और आज ये उन्होंने कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये उठाया जाए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। एक तो ये कि यानी पहले दिन पहले इंस्टेंस में एतराज नहीं उठाया गया। दूसरा सवाल जो ज्यादा अहम पहलू है वो ये है कि जवाद ख्वाजा साहब वो पिटिशनर के तौर पर इस कोर्ट के सामने कोई जाती कॉज के साथ तो नहीं आए, वो तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पिटिशनर बन के आए हैं जिसमें कि उनके जाती मफादात नहीं हैं। तो ये एतराज बनता नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादती की है हुकूमत ने ये एतराज़ उठा के। अब सैयद मंसूर अली शाह साहब बहुत एक काबिल जज हैं, काबिल कानूनदान हैं, और मेरा ख्याल है उनकी मौजूदगी इस बेंच में उससे बहुत अच्छा असर पड़ता, जिस किस्म की जजमेंट आएगी उस पर, और अगर उन्हें मौका मिलता तो शायद वो नोट भी अलहदा लिखते, तो जैसा कि वो अक्सर करते भी हैं। तो ये मेरी नज़र में एक कानूनी नुक्ता नज़र से भी प्रॉब्लमैटिक है, और ये कि जूरिस्प्रूडेंस की डेवलपमेंट को एक सेटबैक होगा। ठीक। अच्छा, इसी जब एतराज़ उठाया गया तो चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया और बाकायदा तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि पहले आपसे पूछा गया था और आपने कोई एतराज़ नहीं उठाया। अब जब आप ऐसा मामला कर रहे हैं तो ये आप बेंच के ऊपर और एक जज की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनका जवाब यही था कि पहले कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थी, मैं ज़ाती हैसियत में कोई एतराज़ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आई है तो फिर मैं ये कर रहा हूँ। और मंसूर अली शाह साहब को भी जब को मुखातब करते हुए या उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो बेंच का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, इसका फैसला जज साहब खुद करेंगे, जिसमें अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि मुझ पर एतराज़ उठाया गया है तो मैं इस प्रोसीडिंग का मजीद हिस्सा नहीं रहना चाहता। देखिए यहाँ पर जो चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया, मेरा ख्याल है वो जस्टिफाइड थी। और जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला किया कि वो रिक्यूज़ कर लें, ये उनका फैसला है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जेंटलमैन की हैसियत से उन्होंने ये फैसला किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जो मेन मुद्दा जो आज हुआ वो थी सलमान अकरम राजा साहब की जो आर्गूमेंट्स थे, तो उसके हवाले से बताइए क्या उसमें मेन चीज़ें डिस्कस हुई? आपने सारी प्रोसीडिंग्स भी ऑब्जर्व की और उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में तो मौजूद नहीं था, लेकिन लाहौर में जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर जो लाइव टेलीकास्ट हो रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर मौजूद था, और बेशतर हिस्सा मैंने खुद देखा है। बेशतर आर्गूमेंट जो हैं ज़्यादातर वो मैंने वहाँ मौजूद लाइव टेलीकास्ट में सुने हैं। और हुआ ये कि जब सलमान अकरम रज़ा साहब ने आगाज़ किया अपने दलाइल का, तो उनकी डायरेक्शन जो थी वो आर्मी एक्ट की जो मुतल्लिका शिकें हैं
उनको गैर आइनी डिक्लेयर करने से मुतल्लिक दलाइल थे। ये जो डायरेक्शन उन्होंने दी आगाज़ से ही, इस पर थोड़ी सी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा बेंच की जानिब से। ये कहा गया मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बेंच के इसको हम जो आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं सेक्शन 2D(1 and 2) उसको हम रीड डाउन कर सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में क्यों जा रहे हैं, वायरीज की दलाइल में स्कोप में क्यों जा रहे हैं। तो इस पर सलमान राजा साहब ने पुश किया और मेरा ख्याल है कि वो कामयाब हो गए बेंच को ये कन्विंस करने में कि देयर इज़ ए गुड आर्गूमेंट टू बी मेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ the provisions of the Army Act which are under consideration। मामला जो है वो FB अली जो 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उससे मुतल्लिक है। और उसके अलावा जो काफ़ी एक लंबी स्ट्रीम है जजमेंट्स की 1980 बल्कि 1990 की दहाई में बहुत से केसेस हैं। ख़ास तौर पे जो शरफ फरीदी का जो केस है 1994 का, वो एक बहुत रेलेवेंट केस है। अजीज़ुल्लाह मेमन का केस है उसी साल का। और फिर उसके अलावा जो लियाकत हुसैन और महरम अली के केसेस हैं 1998-99 के, ये जो वर्डिक्ट्स हैं ये सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत तफसील में डिस्कस किए। और सलमान अकरम राजा साहब का जो आर्ग्यूमेंट था उसका अगर हम क्रक्स बयान करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि वो इट रिवॉल्व्स अराउंड आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 ऑफ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। 1973 का जो आइन है, आइन पाकिस्तान की जो शिक है 175(3), उसके इर्द गिर्द तमाम दलाइल जो है उनका वो महवर 175(3) रहा। और FB को डिस्कस करते हुए और बाकी जो केस लॉ है उसको डिस्कस करते हुए उन्होंने ये बात वाजे की कि FB जब डिसाइड हुआ था 1975 में, तो ये डिसाइड हुआ इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। 1962 का जो आईन पाकिस्तान था उसकी जो अदलिया से मुतल्लिक जो चैप्टर है उसकी बुनियाद पर इसका फैसला हुआ था। 1973 का आइन तो आ चुका था लेकिन 1975 के आइन को डिस्कस नहीं किया गया और उसके तनाजुर में जो आर्मी एक्ट की जो तरामीम है 2D(1 और 2 जो है वो तो एक्चुअली बाद में आई, वो उस वक्त वो भी नहीं थी, ज़ेर बहस नहीं आई। उनको दो नुकात पर सही समझा गया। एक तो ये कि जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसमें सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा वक्त मेरा ख्याल सर्व हुआ FB में वो ये था कि क्या कॉम्पिटेंट फोरम ने वो तरामीम की है कि नहीं, और उसका जवाब मस्बत दिया गया। इसके अलावा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की क्लॉज है उससे मुतल्लिक जो आईन पाकिस्तान 1962 था उसमें जो शिक थी उससे मुतल्लिक कोर्ट ने उसको जांचने की कोशिश की थी। लेकिन जो 1973 के आइन में शिक नंबर 175(3) है उसके पैमाने पर नहीं परखा गया। तो सलमान राजा साहब ने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी आज की बहस में कि FB का जो फैसला है वो रेलेवेंट नहीं है। और मेरा ख्याल है उनके दलाइल से ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि FB का जो फैसला है उसको ओवरटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले जो जुमेरात या जुम्मे की जो हियरिंग्स हुई इसी मामले में, इसी केस में, उसमें कुछ ऐसा रुझान नज़र आ रहा था जजों का कि उनकी राय ये बन रही थी कि शायद उन्हें वायरीज़ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वायरीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है और रीडिंग डाउन द आर्मी एक्ट वुड बी इनफ। आज जो बहस हुई और इससे पहले ख्वाजा अहमद हुसैन ने जुम्मे को जो दलाइल दिए और फैसल सिद्दीकी साहब ने जो दलाइल दिए उनकी रोशनी में वो राय बन रही थी। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने तो वाज़ेह तौर पर इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की तरफ दलाइल देने की कोशिश की है और फैसल सिद्दीकी साहब ने ये पोजीशन ली है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, वो इसको गर्दानते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसको शायद कानून को
रीड डाउन किया जाए। जी। सो इसलिए वो राय बनी थी। अच्छा, आज जो है ये बात सलमान राजा साहब ने FBLE के मुतल्लिक ये कर दी कि भाई ये 1962 के आइन के तनाजुर में इसको रोशनी में इसको परखा गया हुआ है, लिहाजा इसको रीड डाउन आज जो वो दलाइल दे रहे थे वो इसकी गैर आइनी हैसियत पर दलाइल दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर इसका डिक्लेरेशन लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सो ये एक दलाइल में फिर उन्होंने आज के जो 1990 की दहाई में जो अहम केसेस हुए, जो लियाकत हुसैन का केस है 1999 का, जिसमें कि एक ऑर्डिनेंस के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाना था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसको पढ़ा, उसकी वजाहत करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो प्रिंसिपल है, जिसको कि आइन के बेसिक फीचर्स का एक अहम सतून माना गया है, इसकी रोशनी में ये फैसला हुआ था कि जो वो ऑर्डिनेंस अंडर चैलेंज था वो चूँकि इम्पिंच करता था हमारी अदलिया की आज़ादी खुद मुख्तारी पर, लिहाजा उसको गैर आइनी डिक्लेयर किया गया। जी, और पैरेलल जुडिशियल सिस्टम, एग्जैक्टली पैरेलल जुडिशियल सिस्टम इरेक्ट करने से मुतल्लिक अदालत ने बात की थी, और अदालत ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो और उसके पैरेलल एक सिस्टम, आप जुडिशियल सिस्टम जो है वो इरेक्ट कर दें, ये नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात 175(3) की रोशनी में भी की गई। एक तो यानी जनरल जो प्रिंसिपल है, और 175 आर्टिकल 175 में जो अदलिया की आज़ादी की बात है, और 175(3) में खास तौर पे जो जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा करना है, उसकी बुनियाद पर ये सारी बहस हुई। और ये महरम अली में भी ये बात कही गई थी, और लियाकत हुसैन में महरम अली पर रिलाय किया गया। शरफ फरीदी की बात हो चुकी है, शरफ फरीदी में 175(3) को इन्फोर्स करने की डिक्लेरेशन दिया गया था। तो ये बातें आज काफ़ी तफसील से इन 175 के इर्द गिर्द जो है वो इस पर हुई, और ये सारी जो जजमेंट्स हैं उन पर बात की गई। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे डायरेक्शन बदल गई है मुकदमे की। बिल्कुल ठीक। और बड़ा जिस तरह से कन्विंसिंगली सलमान साहब ने आर्गू किया, और बड़ा मुफस्सल तरीके से अपना जो मुकदमा है कोर्ट के सामने रखा, और अब आज जो आखिर में फिर ये तय हुआ कि कल उज़ैर करामत भंडारी साहब जो हैं वो आर्गू करेंगे, और फिर फर्दर जो है बाकी लोगों को मौका देने के बाद अटॉर्नी जनरल को मौका दिया जाएगा कि वो हुकूमत का जो मुकदमा है वो अदालत के सामने रख सकें, और शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कल इस मुकदमे को किसी तरफ निपटाया जा सके। मुझे लगता तो नहीं कि कल के दिन की हियरिंग के बाद ये मुकदमा फाइनल हो जाएगा और इसको कोई फैसला इस पर दिया जा सकेगा, लेकिन क्योंकि एक तो ये कि इनकी जो हुकूमत की जानिब से आर्गुमेंट होंगे, फिर रिबटल भी होगा, फिर ये कि कंसाइज स्टेटमेंट्स भी आनी हैं जी, तो कल के दिन तो फाइनल हियरिंग नहीं हो सकती, कम से कम मेरी तो ये राय है। और शायद अगर शायद चीफ जस्टिस साहब के जहन में ये सवाल हो कि शायद ये लंबा चल सकता है या ईद के दिन उसमें आ सकते हैं, ये छुट्टियां आ सकती हैं, इसीलिए फिर उन्होंने ये ऑर्डर भी जारी किया कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई ट्रायल जो है वो शुरू नहीं होगा या प्रोसीडिंग नहीं होगा। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने मुनासिब बात कर दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अगर नहीं तो कल ये ऑर्डर में लिखा भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने आज का जो मंजरनामा है पूरा सबके सामने रखा, और जैसे ही कल की प्रोसीडिंग्स देखते हैं या कोई फर्दर डेवलपमेंट अहम होती है उसके हवाले से या फैसला आ जाता है तो फिर उसके ऊपर आपको दोबारा ज़हमत देंगे और आपसे रहनुमाई लेंगे। बहुत शुक्रिया।